गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को। आज हम लोग सीखने वाले विज्ञान विषय के अंतर्गत प्रदूषण पाठ 8। आप लोग ने ऐसे दृश्य बहुत बार देखे होंगे। इस तरह के कहीं पर आपके यहाँ के नाले या नदियां पूरी तरह से काले रंग के पानी से भरे हुए बहते हुए, वहां से बहुत सारी दुर्गंध आती है। ऐसी ही एक नदी हमारे मुंबई में थी, मीठी नदी जिसका नाम है। आज वो एक तरह से नाले का स्वरूप उसको प्राप्त हो गया है, पूरी तरह से गंदगी इतना भरी हुई। तो इन सब चीजों के पीछे की वजह क्या है? इस तरह के दृश्य भी देखते हो, कार काले रंग का धुआं छोड़ रही है, फैक्ट्रियों से इस तरह से प्रदूषित वातावरण को प्रदूषित करने वाला धुआं निकलता है। तो पर्यावरण में ऐसी समस्याएं निर्मित क्यों हुई, क्या वजह हो सकती है? जैसे जैसे मनुष्य विकास करता गया, डेवलपमेंट करता गया, वैसे वैसे आवश्यकता, जैसे आविष्कार की जननी आवश्यकता, नए नए इन्वेंशंस हुए, नए नई खोजें हुई, बड़ी बड़ी मशीनरीज आई। पहले हाथों से जो काम होता था मशीनरीज करती है। पहले बैलगाड़ी चलती थी, अब कार, मोटर कार, ये सब जल्दी पहुंचना है, तेज गति से पहुंचना है, यातायात के नए नए साधन। लेकिन उसी के साथ साथ जो ईंधन जलने लगे, ईंधन अर्थात क्या? जैसे पेट्रोल, डीजल, इन सब चीजों का इस्तेमाल बढ़ा, वैसे वैसे प्रदूषण भी बढ़ा। तो इन समस्याओं को अगर हल करना है तो हमें क्या करना होगा? अब जैसे कार है, एक कार में एक व्यक्ति काफी दूरी तक यात्रा कर रहा है, 10 लीटर पेट्रोल अगर एक दिन में जलाता है तो ढेर सारे कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। बहुत सारी जो जहरीली गैसें हैं उसके गाड़ी से निकल रही हैं। और ये सब जो परेशानियां है, अब आप लोगों ने देखा होगा, अंधेरी सिटी में रहते हो तो वहां पर मेट्रो चल रही है। तो मेट्रो एक बहुत अच्छा समाधान है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। और दूसरा, ढेर सारे यात्री एक ही मेट्रो से सफर करते हैं। यातायात के ऊपर जो तान था रोडवेज पर, वह कम हुआ। मोटर गाड़ियों का इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग अब मेट्रो से सफर करने लगे। उसी तरह से लोकल ट्रेनें, तो पब्लिक जो व्हीकल्स है, इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई हैं, तो इन सब कारणों से प्रदूषण थोड़ा सा अब कम हुआ है। मानव का प्रकृति में मुक्त हस्तक्षेप के कारण पृथ्वी पर अनेक समस्याएं निर्मित हुई। औद्योगिकीकरण के कारण बढ़ती जनसंख्या, खनन कार्य, परिवहन, कीटकनाशक का और रासायनिक उर्वरकों का बढ़ता उपयोग, इनके कारण पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ गया। आप लोग अगर गांव में गए होंगे तो देखा होगा, छिड़काव करते हैं। किस पर छिड़काव करते हैं? तो जो फसलें हैं, फसलों पर छिड़काव क्यों कर रहे हैं? तो उसके ऊपर कीटक ना लगे, या लग गए हैं तो मर जाए। रासायनिक उर्वरक, अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए, अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, रासायनिक उर्वरक, जो खाद होती है, पहले गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे, अब पशु ज्यादा रखता नहीं कोई, परेशानी लोगों को ज्यादा होती है। जैसे गाय, भैंस, बैल, ये सब पहले रखे जाते थे, अब खेती ट्रैक्टर से हो रही तो बैलों की आवश्यकता कम हो गई। बहुत सारे लोग दूध उत्पादन के क्षेत्र से जो जुड़े हैं वो रख रहे हैं, बाकी बाहर से लोग दूध खरीद लेते हैं। इसकी वजह से गांव में भी अब यह सब चीजें कम हुई है। तो इसके कारण रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल बढ़ा है, और इसके कारण पर्यावरण ज्यादा से ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है। अब प्रदूषण, पोल्यूशन किसे कहते हैं? तो परिसंस्था को हानिकारक ऐसे प्राकृतिक पर्यावरण का दूषितीकरण अर्थात प्रदूषण है। अर्थात जो परिसंस्था है, अगल बगल के जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है, वो भी किसी न किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकृति के अंग है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाना, पर्यावरण के जीवों को क्षति पहुंचाना, पर्यावरण को दूषित करना, यही प्रदूषण है। इसे ही पोल्यूशन कहते हैं। अब प्रदूषक क्या होते हैं? प्रदूषक अर्थात जो पर्यावरण की चीजों को तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, जिसके कारण पर्यावरण की जो स्थिति है नाजुक बनी हुई है। अब यहाँ पर दिया है, परिसंस्था के प्राकृतिक कार्य में रुकावट उत्पन्न करने वाले अजैविक तथा जैविक घटकों पर। जैविक घटक कौन कौन से? जिसमें जीव है, उदाहरण के लिए वनस्पति, प्राणी और मनुष्य। हानिकारक परिणाम करने वाले घटकों को प्रदूषक कहते हैं। ऐसी चीजें जो पर्यावरण के जो जैविक हो या अजैविक,
जैविक तो हम लोगों ने देख लिया, वनस्पति है, प्राणी है, मनुष्य है, इन सबको जो भी छोटे-छोटे जीव-जंतु हैं, अगर इस पर हानिकारक परिणाम कर रहे हैं, उस पर दुष्परिणाम हो रहा है, जो चीज़ें उस पर दुष्परिणाम कर रही हैं, तो वो सारी सब चीज़ें क्या हुई? प्रदूषक। अब उदाहरण के तौर पर आप लोग पूछोगे अजैविक क्या है? तो अजैविक जैसे नदियाँ हैं, अब अजैविक घटक है नदियाँ, पर्वत, तो पर्वतों को काट-काट करके पूरी तरह से खत्म कर दिया जा रहा है। बिल्डिंगें बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई जा रही, तो वहाँ के जंगल पूरी तरह से समाप्त हो गए। और दूसरा पानी दूषित हो रहा है। पानी दूषित हो रहा है तो उसके अंदर की मछलियाँ, उसके अंदर के जीव-जंतु, तो क्यों दूषित हो रहा है? तो जो भी केमिकल्स उसके अंदर जा रहे हैं, जो भी हानिकारक पदार्थ हम लोग उसमें डाल रहे हैं, वो सारे प्रदूषक हैं। तो प्रदूषक पर्यावरण ने अधिक मात्रा में छोड़े जाने पर हानिकारक पर्यावरण विषैला और अस्वस्थ कारक होते हैं। तो जितने भी प्रदूषक है, उदाहरण कोई केमिकल हमने पानी में डाला, जिसके कारण मछलियां मर गई, वो केमिकल क्या हुआ? प्रदूषक हुआ। हवा में ऐसी जहरीली गैस है, जिसके कारण हमारे शरीर पर हम पर या छोटे-छोटे जीवों पर नुकसान पहुंच रहा है, तो वह प्रदूषक हुआ। अभी सबसे बड़ा प्रदूषक देखा जाता है तो रेडिएशन, रेडिएशन का विकिरण का जो कारण है, तो वह उदाहरण के लिए जैसे आप एक्स-रे की मशीन के अंदर से बहुत सारे रेज़ निकलते हैं, उससे कैंसर होने की संभावना रहती है। ऐसे जो बड़े-बड़े टावर्स हैं मोबाइल के उससे भी जो रेडिएशन निकलता है, उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। तो प्रदूषक प्राकृतिक उसी प्रकार मानव निर्मित होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक प्रकृति के नियमानुसार कालांतर में नष्ट होते हैं। इसके विपरीत मानव निर्मित प्रदूषक नष्ट नहीं होते। अब प्राकृतिक प्रदूषक क्या है? जैसे वनस्पति हैं, फल है, फ्रूट्स आप लोगों ने लिया। फ्रूट्स लेने के बाद उसके छिलके को निकाला, उसके अंदर मान लो आम है तो उसके अंदर की गुठलियाँ हैं, तो यह प्राकृतिक प्रदूषण बढ़ा रहा है। लेकिन यह क्या है? थोड़े समय के बाद उसकी खाद बन जाएगी, कालांतर में वह नष्ट हो जाएगा। इसके विपरीत जो हमारे द्वारा निर्मित प्रदूषक है, उदाहरण के लिए एक हमने मोबाइल फ़ोन खराब हो गया, उसे फेंक करके दूसरा लिया। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कई-कई वर्षों तक वो सड़ता नहीं, रिसाइकल नहीं कर सकते इसको। ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक की हार्ड प्लास्टिक है, जो ज़मीन में हज़ारों वर्षों तक उसका विघटन नहीं होता। तो मानव निर्मित जो प्रदूषक है, वह नष्ट नहीं होते, वह किसी न किसी रूप से दुष्परिणाम अवश्य पहुँचाते हैं। अब पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले वातावरण में स्थित विविध प्रकार की गैसों की मात्रा कितनी है, तो उसका आलेख यहाँ पर दिया है। कौन-कौन सी? अब हवा, हम लोग हवा एक कंटेंट, उसके अंदर ढेर सारे कंटेंट होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी गैसें होती है उसके अंदर, धूल, धुआँ, वाष्प की मात्रा भी होती है। तो ऐसे अनेक चीज़ों से मिल कर के हवा बनी है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है 78% है, ऑक्सीजन 20.9 अर्थात लगभग 21% है और उसके बाद जो बचे 0.90 आर्गन गैसेस, अदर गैसेस 0.17%, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। अब ईंधन जलने के बाद हवा में कौन से हानिकारक गैस छोड़ी जाती है? कोई भी चीज को अगर हम जलाते हैं, भले कोई भी ईंधन हो, भले वो सीएनजी गैस हो या फिर लकड़ी जलाने के बाद जो गैस उसमें से हानिकारक निकलती है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और अगर हम लोग पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसी ढेर सारी जहरीली गैसें, हानिकारक गैसें निकलती हैं उसमें से, एमिट होती है। अब वायु प्रदूषण के कारण दिए, वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण क्या है और मानव निर्मित। प्राकृतिक अर्थात प्रकृति के द्वारा, तो यहाँ पर दिया है ज्वालामुखी का विस्फोट। आप लोगों ने देखा होगा जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो चारों तरफ ठोस रूप में, गैस रूप में, द्रव रूप में अंदर से जमीन में से पदार्थ निकलते हैं, पृथ्वी से पदार्थ निकलते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, वाष्प, धूल कण आदि। फिर भूकंप, भूकंप के कारण पृथ्वी के भूगर्भ में विषैली गैसें और पानी की वाष्प की बड़ी मात्रा में हवा में मिश्रित होती है। तो भूकंप के कारण भी, यह भी एक प्राकृतिक कारण है वायु प्रदूषण का। और कौन सा है? रेगिस्तान और धूल मिश्रित आंधी। आप लोगों ने कुछ वर्षों पहले, पिछले 2 साल पहले ही हुआ था कि राजस्थान से जो धूल उड़ करके हमारे यहाँ तक मुंबई तक आई थी। तो कैसे हुआ? तो वहां पर धूल भरी आंधी, तो पूरे वातावरण को पूरी तरह से धूल धूल कर दिया था। तो इस तरह आप लोगों ने देखा होगा दावानल,
जंगल में अगर कोई आग लगती है तो उसको दावानल कहते हैं। आप लोगों ने देखा कैलिफोर्निया के जंगल जल रहे थे, फिर अमेज़न जो घाटी है वहाँ के जंगल, तो और कुछ साल पहले उत्तराखंड के जंगलों में भी आग लगी। तो इस तरह से जो आग लगती है, अचानक प्रकृति द्वारा या किसी मनुष्य के द्वारा, दावानल, घर्षण के द्वारा, कभी-कभी पेड़ों में भी घर्षण होता है जिसके कारण भी आग लग सकती है। तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, धुआँ वातावरण में मिलने के कारण दावानल। फिर सूक्ष्म जीव हवा में मिश्रित होने के कारण, उदाहरण है घास, कुछ जीवाणु कवकों के बीजाणु हवा में मिश्रित होने के कारण भी वायु प्रदूषण होता है। अभी इस वर्ष आप लोगों ने देखा कि कोरोना के कारण वायरस हवा के द्वारा फैल रहा था। हवा के द्वारा अर्थात एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए माध्यम क्या था? अगर ज्यादा नजदीक हो, क्लोज हो, तो जैसे ही खांसा दूसरे के पास अगर गया तो उसके अंदर भी वह वायरस आ जाता था। तो इस तरह से बहुत सारे प्राकृतिक कारण है वायु प्रदूषण के। अब मानव निर्मित कारण क्या है? ईंधनों का उपयोग, पत्थर का कोयला है, लकड़ी है, एलपीजी है, मिट्टी का तेल है, डीजल, पेट्रोल, इन सब का उपयोग हम लोग करते हैं। तो कौन कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। शीशे के यौगिक हवा में मिश्रित होने से, ठोस कचरा, कृषि अवशिष्ट, बगीचे का कचरा खुले में जलाने से हवा का प्रदूषण होता है। आप लोगों ने देखा होगा पराली जलाते हैं, बहुत सारी चीजें जलाते हैं। गांव में उपली में खाना बनता है, लकड़ियों को जलाते हैं। तो जो भी ईंधन अगर हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो वह एक तरह से प्रदूषण ही निर्माण करता है। औद्योगिकीकरण, बहुत सारे कंपनी, कारखाने जिसमें से धुआं निकलता है, जिसकी वजह से प्रदूषण होता है। गंधक की राख है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सरकी का चूर्ण वातावरण में मिश्रित होने के कारण। परमाणु ऊर्जा निर्माण और परमाणु विस्फोट, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि बम का जो एक्सप्लोजन होता है, जैसे अफगानिस्तान में जो जंग छिड़ी थी उसमें छोटे छोटे बम जो गिराए जाते थे, गोले गिराए जाते थे। उसके पहले हिरोशिमा नागासाकी का हम लोगों ने उदाहरण देखा है कि यूरेनियम थ्रोरियम का इस्तेमाल जो भी हुआ, उसके कारण जो हीट एमिट हुई, तो हजारों लोग वहां पर मर गए। तो उसी तरह से परमाणु ऊर्जा और परमाणु विस्फोट के कारण भी क्या हो सकता है? यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, प्लूटोनियम, इन तत्वों के उपयोग के कारण किरणोत्सर्जन, रेडिएशन जिसको बताया मैंने, किरणोत्सर्जन होकर हवा का प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में होता है। अब यहाँ पर वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण दिए, ज्वालामुखी, भूकंप, दावानल जैसे जंगल की आग, फिर धूल धुआं, जैसे इंडिया टीवी में आया था कि किस तरह से राजस्थान की आंधी बाकी के भारत के बहुत सारे भागों में फैल गई थी, वहां का धुआं आया था। और मानव निर्मित कारण कौन से? इस तरह से जो मोटर व्हीकल्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, गाड़ी मोटर का, परमाणु रिएक्टर्स में अगर कभी विस्फोट होता है तब, कंपनी कारखानों से निकलने वाला धुआं, पराली जलाने के कारण। अभी ऊपर से बाल काट करके निकाल लेते हैं और जो पुआल बचता है, पराली बनती है, उसको जला देते हैं, उसके कारण भी हरियाणा, राजस्थान, इस तरफ के उत्तर प्रदेश के जो किसान है, कई जगहों पर इस तरह के दृश्य देखे गए, जिसके कारण अब इस पर बैन है, फाइन किया जाता है किसानों को, पेनाल्टी की जाती है कि इस तरह से पराली ना जलाए। बहुत ज्यादा दिल्ली का जो क्षेत्र है पूरा कुहासे से भर जाता है, कोहरा, फॉग और स्मॉग जिसको कहते हैं, फॉग प्लस स्मोक दोनों का मिक्स होकर के विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि दिखाई नहीं देता आगे का। और इस तरह एक कार्टून के तौर पर दिखाया है कि किस तरह से मोटर व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं आंखों में लगता है। अगर कहीं ट्रैफिक जाम हो तो वहां पर अगर खड़े रहो, तो अगर पेट्रोल डीजल की गाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है, तो ये जो धुआं है बहुत ज्यादा हानिकारक है, श्वसन में हमें तकलीफ देता है। इस तरह से कंपनी कारखानों से निकलने वाला धुआं पूरे वातावरण को प्रदूषित करता है, जिसके कारण अगर आप लोग गांव में जाएंगे तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि तारे पूरी तरह से एकदम क्लीन दिखाई देते हैं रात में, जब बादल ना हो आसमान में तब देखो। और यहाँ पर उतने अच्छे तरीके से तारे नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि पूरा चारों तरफ प्रदूषण के कारण धुआं ही धुआं है, और हम उतने अच्छे से आकाश, साफ आकाश को नहीं देख पाते। तो यह एक बड़ा कारण है, इंडस्ट्रीज, कारखाने। अब हवा के प्रदूषक कौन कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड, उसका स्रोत क्या है? कारखाने जिस स्थान पर कोयला और खनिज तेल का उपयोग होता है, उसके दुष्परिणाम क्या है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आंखों में जलन, श्वसन मार्ग में दाह, अतिरिक्त कफ की निर्मित, बार बार कफ, शहरों में ज्यादातर ये लोगों को तकलीफ है।
कि श्वसन में तकलीफ होती है या बहुत सारा कफ आता है, सवेरे उठते हैं तो सर भारी सा लगता है या खांसी आती है, थकान महसूस होता है, जहाँ पर मोटर व्हीकल्स ज़्यादा चलते होंगे या धुआं कारखाने नज़दीक होंगे, कोयला जलता होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, वाहन और कारखानों का धुआं, रक्त में ऑक्सीजन की धारण करने की क्षमता की कमी, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण वाहनों का धुआं, फेफड़े और श्वसन मार्ग में जलन, लंग्स के में जो बहुत सारे इन्फेक्शंस के रीजन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड यह कारण है। हवा में मिश्रित सूक्ष्म कण रूप, उद्योग और वाहनों का धुआं, श्वसन रोग, कई कई इंडस्ट्रीज जहां पर ज्यादा होगी तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर ध्यान से देखोगे तो आपके घर में ढेर सारा कचरा, कहाँ से आया तो बाहर से, कैसे आया क्योंकि अगल बगल इंडस्ट्रीज थी, तो बहुत ज्यादा कचरा अगर घर में आ रहा है या जाली पर आपके यहाँ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब अगल बगल हवा से दूषित, वायु से दूषित पूरे जो कण आ रहे हैं आपके घरों तक आ रहे हैं, तो हमारे श्वसन तंत्र को भी खराब करते हैं। धूल के कण, उद्योग और वाहनों का धुआं, सिलिकॉसिस रोग, फिर कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशकों की निर्मित और उपयोग के कारण भी, मानसिक दीर्घ श्वसन के कारण आकस्मिक मृत्यु, बहुत बार कीटाणुनाशक के कारण लोग मर जाते हैं। जो दवा का छिड़काव करते हैं, दिमागी हालत उनकी बिगड़ सकती है। श्वसन संस्थान के साथ साथ मानसिक जो तकलीफें हैं वो बहुत सारी आती है कीटाणुनाशक के कारण। मीथेन, कारखानों से होने वाले गैसों का रिसाव, अगर कारखाने में किसी तरह की जहरीली गैस निकल रही है तो उसके कारण विष बाधा, त्वचा स्किन से रिलेटेड कैंसर हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, दमा, श्वसन संस्थान का विकार हो सकता है। तो इस तरह से हवा के प्रदूषकों के स्रोत कौन कौन से हैं और उसके दुष्परिणाम हम पर क्या क्या पड़ते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने देखा। अब यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी, हजारों लोग यहाँ पर दिया है, देखो 2 दिसंबर 1984 की रात में भोपाल में अब तक की सबसे भयानक औद्योगिक दुर्घटना घटित हुई थी। यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी थी, जहां पर अचानक गैस का रिसाव हुआ और उस जहरीली गैस के कारण लगभग 8,000 लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे एक साथ। मतलब एक कंपनी के अंदर से गैस के लीकेज के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी, आप लोग अगर नेट पे सर्च करोगे तो बड़े ही भयावह दृश्य आपको दिखाई देंगे, किस तरह से लोग श्वास लेते लेते सड़कों पर चलते चलते मर गए या रात में जो सोए थे तो सोए रह गए। तो बहुत खतरनाक वह ट्रेजेडी थी, बड़ा दुख की बात थी उस समय के लिए। 8,000 से ज्यादा, यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, आप लोग इसको देख सकते हो, नेट पे भी इसकी जानकारी उपलब्ध है। हवा प्रदूषण का वनस्पति और प्राणी पर, वायु प्रदूषण का वनस्पतियों पर क्या प्रभाव होता है, तो उसके पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहां पर प्रदूषण ज्यादा होगा वहां की पत्तियां मुरझाई होती है उन पेड़ों की, तो इस तरह से उसके अंदर जो छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो श्वसन कार्य के लिए या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्य करते हैं, वह क्रिया धीमी पड़ जाती है। वनस्पति की वृद्धि में रुकावट होती है, पत्तियां पीली पड़ करके गिरने लगती हैं, मुरझाई हुई सी लगती हैं। तो यह हवा प्रदूषण के कारण वनस्पतियों पर विपरीत परिणाम। पक्षियों को भी देखा होगा आप लोगों ने, अगर बहुत ज्यादा प्रदूषण है तो पक्षी कम दिखाई देंगे या उनकी भी दयनीय अवस्था होती है। श्वसन पर विपरीत परिणाम होता है, प्राणियों के आंखों में जलन होती है। तो यह सब हवा प्रदूषण के दुष्परिणाम हैं। हवा प्रदूषण का वातावरण पर क्या परिणाम हो रहा है, तो ओजोन की जो परत है, आप लोगों ने भूगोल में देखा होगा कि जो सबसे ऊपरी परत है ओजोन की परत, सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हम तक आती है, उन किरणों से पराबैंगनी किरणें करते हैं, अल्ट्रा वायलेट या यूवी कहते हैं, उससे जो संरक्षण करने का काम है यह ओजोन की परत हमारे लिए करती है। नहीं तो अगर ये अल्ट्रा वायलेट किरणें नहीं होंगी तो क्या होगा, तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे शरीर पर दिखेंगे, जैसे स्किन का कैंसर, त्वचा का कैंसर, या बहुत ज़्यादा हीट, जो गर्मी है, अर्थात बहुत ज़्यादा हमको गर्मी लगेगी, जलन सी होगी। इसलिए ओजोन की परत को संभालना बहुत आवश्यक है। अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाने का, संरक्षण देने का कार्य यह परत करती है। अब हरित गृह प्रभाव, पौधा घर प्रभाव और वैश्विक तापमान में वृद्धि, जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ओजोन की परत डैमेज हो रही है। अभी पिछले वर्ष लॉकडाउन के समय चारों तरफ गाड़ियां बंद हो गई थी, पूरा विश्व एक तरह से ठहर सा गया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम हुआ। तब हमारे शास्त्र वैज्ञानिकों ने बताया, साइंटिस्ट लोगों ने, कि किस तरह से ओजोन की जो परत थी जो डैमेज हो रही थी, अब उसका डैमेज होना
कम हुआ है, अर्थात वो रिपेयर हुई एक तरह से। तो हरित प्रभाव से, हरित गृह प्रभाव से अगर हमको बचना है, ओजोन की परत का क्षय ना हो, तो हमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, उन सब चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना होगा। तो सीएफसी जैसी गैसें, मीथेन जैसी गैसें, सीएफसी गैस कहाँ से, जो रेफ्रिजरेटर उपयोग करते हैं हम, एयर कंडीशन गाड़ियाँ उपयोग करते हैं, तो इनसे भी इस तरह की गैसें निकलती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं। इसके कारण भी, इन गैसों के कारण भी विश्व का तापमान बढ़ रहा है। तो बढ़ते हुए हरितगृह प्रभाव के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके कारण वातावरण में परिवर्तन होकर फसलों का उत्पादन, वन्य सजीवों के वितरण में बिगाड़ और हिमनगर और हिम नदियां पिघलकर समुद्र जल स्तर में, अभी हम लोगों ने देखा, अगर आप लोग सर्च करोगे तो बहुत सारे जो आइलैंड्स हैं, द्वीप जिसे कहते हैं, जो पानी के अंदर, चारों तरफ से पानी के अंदर है, तो उस समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण बताया जा रहा है, जैसे अंडमान निकोबार है, तो यह सब कुछ वर्षों के बाद पूरी तरह से डूब जाएंगे। क्यों डूब जाएंगे ये सब शहर? क्योंकि जल स्तर बढ़ रहा है। तो जल स्तर बढ़ने का कारण क्या है? हिम नदियां, आप लोगों ने अंटार्कटिक और आर्कटिक देखा होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहां के जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स है पिघल रहे हैं, और पिघल करके कहाँ आ रहे हैं? समुद्र में उसका पानी आ रहा है। तो उसकी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो जो समुद्र के किनारे शहर है, वहां का भी जल स्तर बढ़ रहा है, तो उसके कारण क्या होगा? कुछ वर्षों बाद ये शहर पूरी तरह से जलमग्न होंगे, पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है। एसिडिक रेन क्या है? अम्लीय वर्षा जिसे कहते हैं। तो कोयला, लकड़ी, इन सब ईंधनों को जलने के कारण सल्फर, नाइट्रोजन, इनके ऑक्साइड्स वातावरण में मुक्त होते हैं। ये वर्षा के पानी में मिश्रित होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। ये अम्ल धुएं वर्षा की बूंदों अथवा हिमकणों में मिश्रित होकर जो वर्षा अथवा व अम्लीय वर्षा उसे कहते हैं, या बर्फ वृष्टि जो होती है, अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है, ये जो सारी चीजें जब ये प्रकृति में धुएं के रूप में ऊपर जाती है, तो बादलों के साथ संघनन की जब क्रिया होती है, जब बादल बनते हैं, तो उनके साथ वो मिक्स हो गए। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बताया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल, इन सब चीजों का निर्माण होता है। और उसके बाद जब बारिश होती है, तो ये सारी चीजें इसके साथ मिली है, और उसके वजह से अम्लीय वर्षा होती है, जिसको कहते हैं एसिड रेन। और एसिड रेन के दुष्परिणाम क्या है? अम्लीय वर्षा के कारण जो भूमि पर संग्रहित पानी है, उसमें भी एसिड की मात्रा, संग्रहित पानी अर्थात जो तालाबों में पानी है, नदियों में पानी है, यह जो पानी का स्रोत है पूरी तरह से अम्लीय हो गया। मिट्टी के अंदर जा करके जो मृदा है, जो अच्छा सॉइल है जहाँ पर फसलें उगती हैं, वह खराब हो रहा है, अर्थात जमीन भूक्षरण हो रहा है, वो भी खराब हो रहा है। उसके बाद जो ऐतिहासिक इमारतें, धरोहरें, अभी कुछ वर्षों पहले आया था कि जो ताजमहल है, वहां पर एसिडिक रेन के कारण पीला पड़ते जा रहा है उसका पत्थर, जो कि पूरा व्हाइट मार्बल है। ऐसी अनेक जो धातु की मूर्तियां हैं, वहां पर एसिडिक रेन होता है, तो उसके कारण उन पुतलों का क्षरण हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। फिर अम्लीय पर्जन्य वर्षा अप्रत्यक्ष रूप में कैडमियम, मर्क्यूरी, पारा जैसे भारी धातुओं को बहा कर ले जाती है, जो वनस्पति द्वारा शोषित होकर। तो ये सब चीजें हम अगर आजकल के दिनों में देखें, तो बहुत से लोगों को डायबिटीज, कैंसर, इन सब की बीमारियां हुई। तो उसकी एक वजह उचित खान पान का न होना भी है। अर्थात खाने के अंदर ही कैडमियम की मात्रा ज्यादा है, मर्क्यूरी, तो ये सब कहाँ से आया? इस बारिश के पानी से, जो कि वायु प्रदूषण के कारण पानी के साथ घुल करके जमीन में गया और वहां पर फसल उगी। तो उसके कारण हमारे शरीर पर उसका दुष्परिणाम हो रहा है। जलाशयों का तथा जलवाहिनियों का पानी अम्लयुक्त होकर होने के कारण जलवाहिनियों के धातुओं का और प्लास्टिक का पेयजल में निक्षालन होकर स्वास्थ्य की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही। जैसे प्लास्टिक की बोतल अगर अच्छे क्वालिटी की नहीं है, तो पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे भी कैंसर, जैसे बहुत सारे ऐसे खोज है कि थर्माकोल की जो कप्स है उसके अंदर चाय पीते हैं, या प्लास्टिक के कप के अंदर चाय पीते हैं, तो कैंसर होने की संभावना होती है। तो इन सब इसी तरह से जो जलाशय है, वहां पर भी प्लास्टिक घुल रही है, उसके केमिकल्स घुल रहे हैं। तो वही पानी अगर हम पी रहे हैं, तो स्वास्थ्य से संबंधित अनेक समस्याएं हमारे साथ हो सकती है। तो यह किस तरह से बरसात होती है, जो क्लाउड्स हैं, बादल बन रहे हैं, बादल के अंदर ये केमिकल, बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब मिक्स होते हैं, तो उसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। पेड़ पौधे,
जलाशय सबको दूषित कर रहे हैं। रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, परफ्यूम इवन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बॉडी स्प्रे वगैरह, उसके अंदर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा होती है, जिसके कारण वायु प्रदूषण होता है। ये हरित पृथ्वी और यह प्रदूषण के कारण जो पृथ्वी है, ओजोन की परत अगर डैमेज हो गई तो क्या होगा? तो क्या होगा, पूरी तरह से सूर्य की किरणें सीधे जमीन पर आएंगी। पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, प्राणियों के, वनस्पतियों के लिए नुकसानदेह होगी, बहुत अधिक नुकसानदेह। तो हवा प्रदूषण पर प्रतिबंधात्मक उपाय क्या है? तो कारखाने से जो भी धुएं निकलते हैं, दूषित कण पाए जाते हैं, उस पर नियंत्रण करना आवश्यक है। तो छन्नक फिल्टर्स जैसा उपयोग कर सकते हैं, जो चिमनियां होती है वहां पर फिल्टर्स, जो सॉलिड इम्प्योरिटीज है उसको उसमें से निकाल दे। शहरों में दुर्गंध फैलाने वाले अवशिष्ट पदार्थों का उचित तरीके से निपटारा किया जाए। परमाणु परीक्षण, रासायनिक हथियार, इनके उपयोग पर नियंत्रण, जैसे बहुत से स्थानों पर युद्ध की स्थिति या युद्ध हो रहे हैं तो वहां पर रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाइल्स का यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है और पूरी पृथ्वी के लिए नुकसानदेह है। सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन निर्मित पर प्रतिबंध लगाना। हवा की गुणवत्ता का निर्देशांक, हमारे शहर में हवा कितनी प्रदूषित हुई, कितनी मात्रा में उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, या ओजोन की स्थिति क्या है, तो इन सबको नापने वाला निर्देशांक होना चाहिए। कई स्थानों पर, नवी मुंबई, दिल्ली, ऐसे स्थानों पर यह सब सारी चीजें, ऐसे बोर्ड लगे हैं जो माप करके क्वालिटी एयर की चेक करते हैं। तो पुअर क्वालिटी है 301 से 400 तक, सीवियर पुअर बहुत ज्यादा खराब अर्थात 400 से ज्यादा। तो दिल्ली की स्थिति कुछ बहुत ज्यादा, पूरे भारत में सबसे ज्यादा प्रदूषण दिल्ली, नोएडा, इन सब स्थानों पर है। तो वहाँ की जो इंडस्ट्रीज है और कुछ किसानों के द्वारा पराली जलाने के कारण वहाँ पर हवा की क्वालिटी बहुत खराब है। तो इन सब चीज़ों को हमें नियंत्रित करना चाहिए। ऐसे इस चीज़ों का इस्तेमाल न करें जिससे वायु प्रदूषण अधिक होता है। प्राइवेट व्हीकल्स की जगह पर हमको क्या करना है, पब्लिक व्हीकल से, बीएसटी की बसें हैं, ट्रेन है, लोकल ट्रेन है, मेट्रो है, इसका इस्तेमाल करें। अपने वाहनों का उपयोग कम से कम करें। जैसे एक कार से एक ही व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है, कितने लीटर पेट्रोल रोज जला रहा है, डीजल जला रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण। तो इन सब चीजों पर रुकावट आनी चाहिए, रोक आनी चाहिए। धन्यवाद।